और दोस्तों क्या हाल चाल। चलिए शुरू करते हैं लक्ष्मी मूवी का पार्ट 2। दोस्तों आज पूरे दिन काम करने के बाद नींद की हरारत हो रही है, लेकिन कहानी जो आपको बिल्कुल नेचुरल सुनने को मिलेगी। बाबा उस लड़की को कोहड़े जैसी रस्सी से मारता रहता है। लड़की उस कोहड़े को पकड़ कर कहती है मेरे पर कोई भूत नहीं है, लेकिन बाबा ये कहता है कि सभी लड़कियां यही कहती है, मैंने 100 से ज़्यादा लोगों के भूत उतारे हैं। बाबा अपने शीशे से एक गिलास मंगाता है और उसके माथे पर रखता है, उसमें से राख निकाल के दिखा देता है। वहाँ के जो आसपास के लोग रहते हैं वे अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, इस पे वाकई में ही कुछ है। इस बात को देखकर थोड़ी देर बाद बाबा एक लुटिया मंगाता है। बाबा वो लुटिया उसके माथे पर रख और दीवार पर फेंक देता है। वहाँ पर दीवार पर लिखा जाता है मैं चुड़ैल हूँ। इस बात देखकर और अचंभित हो जाते हैं लोग और बाबा को सच मानने लगते हैं। इस तरह की बातें होते हुए उसकी सास और उसका हस्बैंड भी वहाँ से ये सब चीज़ देखते रहता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अक्षय अपनी एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद वो कहता है बाबा तुमने इसका भूत उतार दिया, तुम बहुत ज्ञानी हो। लेकिन अक्षय कुमार फिर से अचंभित होकर कहता है अभी ये चुड़ैल जो है बाबा में घुस गई, मैंने देखा अभी बाबा में घुस गई। लोग यकीन नहीं करते कि ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन अक्षय जो होता है वह बाबा पर कहता है एकदम प्रेशर डाल करके नहीं इसमें चुड़ैल घुस गई है, मैं निकाल के दिखाता हूँ। और वह गिलास उसके माथे पर रखता है तो वो भी राख निकाल के दिखा देता है और फिर लुटिया भी ऐसे ही उसके सिर पर रखता है बाबा के, और लुटिया बाबा के सिर पर रखता है। उसके बाद वो भी दीवार पर फेंकता है तो लाल छींटें बन जाती हैं। फिर वो साइंस समझाने लगता है कि ये सारा साइंस कक्षा 7 की क्लास में पढ़ाया जाता है। तुम लोग ढोंगी बाबा के चक्कर में आ रहे हो। उस बाबा का ढोंग खुल जाता है। बाबा का ढोंग खुल जाने के बाद लोग उसकी ढोंगी बाबा की बातों से विश्वास करना बंद कर देते हैं और उसे अफवाह बताकर वहाँ से बुरी भली कहने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अक्षय बाबा का ढोंग करने के बाद उसको धमकी देता है कि अगर तुझे अगली बार कहीं भी ढोंग करते हुए देखा तो ये जेल करा दूंगा। बाबा ये सब सुनकर माफ़ी मांग लेता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अक्षय कहता है ये आज से मेरी बहन है। उसके हस्बैंड से उसे वार्निंग दे देता है तूने जो ये ऐसे निशान दे रखे हैं तुझे अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगा, वरना तो इसका बहुत ख्याल रखेगा। ये सारी बातें होती रहती है और वहाँ से क्लाइमैक्स ख़त्म हो जाता है। उस बाबा का ढोंग ख़त्म करने के बाद अक्षय उन सब पब्लिक से कहता है कि भूत वगैरह कुछ नहीं होता, जिस दिन भूत दिखा तो मैं अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन लूँगा, चूड़ियाँ। इस तरह की बात होते हुए वहाँ पर पूरी कहानी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद एक गाना शुरू होता है स्टॉप करके गाने में काफ़ी अच्छी ड्रेसों का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी अच्छा उसमें खर्चा किया गया है और मेहनत भी अलग ही दिख रही है। गाना होने के बाद दिखाया जाता है कियारा आडवाणी का घर और अक्षय कुमार का। कियारा का नाम रश्मि होता है और अक्षय का नाम आसिफ होता है। उनके पास एक बच्चा होता है जो अक्षय के छोटे भाई का रहता है। अक्षय के छोटे भाई की एक्सीडेंटल डेथ हो गई है और उसकी मम्मी की भी, यानी अक्षय के छोटे भाई और उसकी वाइफ की डेथ हो गई है। उनके पास जो बच्चा होता है वो कियारा और अक्षय कुमार ही रख रहे हैं, यानी आसिफ और रश्मि ही रख रहे हैं। रश्मि उस बच्चे से आपस में बात करती हुई होती है। वे दोनों आपस में बात करते रहते हैं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी है और आसिफ आने वाला होगा, लेकिन मैं उसके गिफ्ट देने से पहले उसको सरप्राइज़ करूँगी। कुछ पल बाद ही अक्षय आकर बेल दबा देता है। बेल दबाने के बाद वो आसिफ से कहती है कि लाओ मेरा गिफ्ट दो। वो कहता है कैसा गिफ्ट, मेरे आज खेलने के लिए टाइम नहीं है। अक्षय बिल्कुल भूलकर उसे ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे कुछ याद ही नहीं है। फिर आगे बढ़ जाता है, कमरे में आ जाता है। रश्मि जो होती है उसे फिर याद दिलाती है, वो फिर ऐसे ही टाल देता है। रश्मि उसे तरीके से अपनी सालगिरह की याद दिलाती रहती है, लेकिन अक्षय हर बार टाल देता है, ऐसा करता है जैसे मुझे याद ही नहीं है। रश्मि जो होती है वो थोड़ी नाराज़ होकर कहती है कि जाओ रहने दो, तुम्हें कुछ याद नहीं। अक्षय कहता है मेरे सिर में दर्द है, चाय बना कर लाओ। रश्मि जो होती है वो थोड़ी नाराज़ होकर किचन की ओर चली जाती है और जैसे ही किचन से खोलती है चीनी लेने के लिए तो उसे डोर में ही एक हैप्पी एनिवर्सरी का लिखा हुआ तो है, वो खुश हो जाती है। उसके बाद वो एक कप लेती है तो उसमें भी हैप्पी एनिवर्सरी लिखा होता है, यानी किचन में से जो भी चीज़ उठाती है वो सब चीज़ों पर हैप्पी एनिवर्सरी लिखा होता है। इन चीज़ों को देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है और आसिफ के आगे बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ, तुमने इतने सारे सरप्राइज़ कर रखे हैं और तुम इतनी देर से सब ड्रामा कर रहे हो। अक्षय जो होता है वो कहता है मैं तुम्हें सरप्राइज़ करना चाह रहा था। ये बात देखते हुए वहाँ पर एक खुशी का माहौल बन जाता है और तभी एक फ़ोन आता है रश्मि पर उसकी माँ का। वो कहती है कि बेटा तुम्हें यहाँ से गए हुए बहुत टाइम हो गया है, मुझे तुमसे मिलने का जी कर रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हें देखने के लिए। रश्मि की माँ बोलती है इस बार तुम पक्का करके आसिफ के साथ आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे डैडी को मना लूँगी, हमारी 25वीं एनिवर्सरी आ रही है, मैं उनसे तुम दोनों को गिफ्ट में मांग लूँगी, तुम आ जाओ।
ये बात सुनकर रश्मि खुश हो जाती है और आसिफ से बताती है कि हमें घर पे बुलाया है। ये सुनकर वहाँ पर अक्षय भी खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर खुशी का माहौल बन जाता है और वो बच्चा पूछ लेता है कि तुम इतने टाइम से अपने घर क्यों नहीं गई रश्मि। वो बोलते हैं कि बेटा ये बहुत लंबी बात है, हम दोनों ने भागकर शादी की थी और मैं मुस्लिम था, ये हिंदू थी, तो ये इनके डैडी को जमा नहीं, वो कुछ हिटलर टाइप थे और अखरू टाइप थे, वो नहीं माने, हम दोनों ने भाग कर शादी कर ली थी। ये बात बोलकर वो कहता है, छोटा बच्चा बोलता है कि वो अभी हिंदू और मुस्लिम में ही अटके पड़े हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अक्षय बोलता है हाँ बेटा, वो हिंदू मुस्लिम में ही अटके पड़े हैं, हमने सोचा था हम भागकर शादी कर लेंगे और कुछ टाइम बाद सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सारी बातें होती रहती है। वो कहता है लेकिन आजकल ज़माना जो है वो आदमी अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन लोग इस तरह से नहीं समझते हैं। फिर कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद ये बातें होती रहती हैं और वह घर जाने की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट डे वे गाड़ी से अपने नेक्स्ट डे वे रश्मि के घर जाने लगते हैं और गाड़ी के सामने अचानक कुछ गायें आ जाती हैं और अक्षय ब्रेक मारता है। ब्रेक मारने के बाद उसका एक बैग जाके उसी कब्रिस्तान में जाके गिर जाता है, जिसमें हमने पहले एपिसोड में आपको बताया था उस कब्रिस्तान के बारे में। वह बैग उठा के लाकर अपनी रख लेता है और फिर चला जाता है। वहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, उसके घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद वहाँ पे एक छोटी बच्ची होती है और वहाँ पर एक फैमिली होती है। उसमें रश्मि की मम्मी, उसका भाई की वाइफ और एक छोटी बच्ची और उसके पापा। ये 4-5 आदमी की फैमिली होती है, छोटी सी। उसके बाद जाने के बाद छोटी बच्ची और रश्मि के पापा दोनों आपस स्टैचू करके एक खेल खेलते हुए होते हैं। वो उसको स्टैचू कर देती है और अक्षय आते ही कहता है कि मैं तो आपसे मिलने आया था, आप तो अल्लाह को प्यारे हो गए। ये बात होते हुए वो अक्षय कहता है कि नहीं, वो अक्षय से कहता है मैं तो भी जिंदा हूँ, तुमने तो मुझे आते ही मार दिया। वो अक्षय से झंड सा दिखाई रहता है। आसिफ के साथ पूरी फैमिली खाना खाने के बाद वह सो जाते हैं। नेक्स्ट डे बच्चे कहते हैं कि हम खेलने का जाए, यहाँ पे खेलने की कोई जगह नहीं है। आसिफ वहाँ पे आ जाता है और उन्हें बच्चों को डरा देता है, कह देता है सामने एक बहुत बड़ा मैदान तो पड़ा है। बच्चे कहते हैं वहाँ पे कोई नहीं जाता, वो उस जगह शापित है। अक्षय बोलता है शापित जगह कुछ नहीं होती, भूत वगैरह कुछ नहीं होती, आओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, आज वहीं जाकर खेलेंगे। वो सारे के सारे वहाँ जाकर खेलने लगते हैं और अक्षय जैसे ही वहाँ पे स्टंप गाड़ता है तो स्टंप वहाँ पे गड़ती नहीं है। अक्षय जो है वो पत्थर से उसे गाड़ता है तो वो जाकर उसमें जो भूत होता है उसमें जाकर गड़ जाती हैं। तीनों स्टंप उसके हाथ पैर में गड़ जाती हैं तो एकदम वहाँ पे मासूम बदल जाता है। घटाएं आ जाती हैं और बिजलियाँ कड़कने लगती हैं। इतनी सारी बातों को देखते हुए कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। वहाँ से सारे बच्चे डर कर भाग जाते हैं और अक्षय उन्हें स्टमों को लेकर आ जाता है। स्टमों को लेकर आने के बाद घर में दिखाता है और घर में आने के बाद स्टम उसके हाथ में ही होती हैं तो उसकी माँ कहती है बेटा ले इसे ये फोड़ना। अक्षय जैसे ही उसे फोड़ता है स्टम से उसकी खील उड़ जाती है और सब सोचते हैं कि अक्षय में तो आसिफ में तो बहुत जान है, आसिफ की लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता स्टम जो है उसमें से भूत में से गड़ी हुई थी, वो उसमें से निकाल के लाया है तो उसमें जान आ गई है। वहाँ पर आसिफ की सब तारीफ़ करने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद ही वहाँ पे उसे बदबू आने लगती है स्टम में से बहुत ज़्यादा बुरी। सब वहाँ पे सूंघते हैं कि ये तो स्टम में से आ रही है। आसिफ का जो ससुर कहता है जाकर इन्हें बाहर धो दे। अक्षय उसे स्टमों को बाहर धो देता है एक पेड़ में जैसे ही अक्षय स्टमों को धोता है पेड़ सूखना शुरू हो जाता है। सूखने के बाद वो वापस स्टमों को लाने रख देता है। स्टमों को घर में रखने के बाद अगली रात होती है। रात में सबको वही ऊँट पटांग हरकत होने लगती। जैसे ही रात होती है तो उसकी जो अक्षय की सास होती है उसको भूत वगैरह दिखने लगते हैं, वो डर जाती है। लेकिन नेक्स्ट डे फिर होता है। नेक्स्ट डे के बाद फिर अगली रात होती है, उसमें फिर जो उसकी अक्षय की सास की जो बहू होती है उसको भी अगली रात भूत दिखने लगते हैं। इस तरह का वहाँ माहौल बनता रहता है और वे सब डरने लगते हैं। जब वे दोनों
जब वे दोनों डर जाती हैं तो वे जाती हैं एक बाबा के पास। बाबा से कहती है हमारे घर में ऐसे ऐसे भूत दिख रहे हैं, परेशानी हो रही है, आप हमें बचा लो। बाबा कहता है मैं तो तुम्हारे घर नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुम्हें उपाय बता सकता हूँ कि अगर तुम्हारे घर में वाकई में कुछ है तो वो दिख जाएगा। वो उन्हें से 3 उपाय बताता है कि तुम्हें एक तो ये गोला दे रहा हूँ, अगर ये गोला घूम गया तो तुम्हारे घर में 30% है, और तुम अपने घर में अंदर एक गाय को लाकर खाना खिलाना तो तुम्हारे घर में 60% है, और तीसरा उपाय खतरनाक, उसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तुम एक दिया जलाकर अपनी खून की एक बूंद वहाँ डाल देना, और उस अगर वो किसी ने चाट ली तो समझो 100% है और वो बदला लेना चाहता है। 3 उपाय बताने के बाद वे दोनों आसिफ की सास और उसकी बहू, वे दोनों ये उपाय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उपाय करके तीनों देखते हैं तो गोला भी घूमने लगता है। दूसरा उपाय करते हैं, गाय उनका दिया हुआ खाना नहीं खाती और भाग जाती है, वो भी सही निकलता है। और तीसरा उपाय, वो भी चाट लेती है, तो उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ हमारे घर में कोई है, और वे डर जाती हैं। उसके बाद वे जाकर बाबा को बताती हैं कि हाँ जो आपने उपाय बताए थे वो सब सही है। अब वो बाबा कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ बता सकता हूँ और मैं उपचार नहीं कर सकता, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। बाबा ने दुख तो बताया लेकिन दवाई नहीं दे रहे हैं। इस तरह की बातें करते हुए दोनों वापस आ जाती हैं और वह कहती हैं हमारे पास एक पीर बाबा है, हम उनके पास चलते हैं। पीर बाबा के पास फ़ोन मिलाते हैं कि हमारे घर में ऐसी परेशानी चल रही है। बाबा मना कर देता है कि मैं तो अभी बाहर आया हुआ हूँ, लेकिन 2 दिन तक मैं यहाँ से दुआ पढ़ दूँगा और तुम्हारे घर में सब कुछ सही हो जाएगा, तुम आराम से जाकर रहो। वे जाकर रहने लगते हैं। 2 दिन गुजरते हैं। आसिफ की जो सास होती है वो तो अपने घर भी नहीं आती और 2 दिन बाहर ही गुजार लेती है। आसिफ का जो ससुरा होता है वो कहता है इस घर में तो कोई है भी नहीं और मुझे एक ग्रीन टी पीनी थी, कौन बना के लाएगा। उसकी बेटी ये सुनकर जाती है और वो रश्मि कहती है पापा मैं लाऊं आपके लिए ग्रीन टी बनाकर। वो मना कर देता है, नाराज़ रहता है। तो आसिफ जो होता है उससे जाकर कहता है आप मेरी वजह से उससे नाराज़ हैं, लेकिन मैं उसे इतना खुश रख रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। इस तरह की वहाँ पे बातें होती रहती हैं और कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। अक्सर कहता है मैं एक मुस्लिम हूँ और हम जब झुकते हैं तो सिर्फ अपनी दुआ मांगने के लिए झुकते हैं, लेकिन मैं जितनी बार भी अपने खुदा के सामने झुका हूँ मैं आपकी बेटी की खुशी के लिए झुका हूँ। ये बात सुनकर अक्षय कुमार का जो ससुर होता है यानी आसिफ का जो ससुर होता है वो उससे खुश हो जाता है और आसिफ को माफ़ कर देता है और उसे अपना लेता है। ये खुश होकर आसिफ उसके लिए ग्रीन टी बना के लाता है। ग्रीन टी बनाने चला जाता है और वो ग्रीन टी बनाने के लिए जिस पेड़ में उसने स्टम धोए थे उस पेड़ में से ही उसकी पत्ती तोड़कर उसके लिए ग्रीन टी बनाने चलने लगता है और वो उसको बना लेता है। ग्रीन टी बनाने के बाद वो जैसे ही उसे अपने ससुर को देने जाता है वो मना कर देता है कि इसमें तो शुगर है, मैं इसे कैसे पीऊँगा, मैं तो बिना शुगर के पीता हूँ। यह सुनकर आसिफ जो होता है उस ग्रीन टी को पी जाता है और ग्रीन टी पीने के साथ साथ उसके अंदर जो होता है वो उसके अंदर जो वो ग्रीन टी के अंदर जो साया होता है वो आसिफ के अंदर घुस जाता है। आसिफ के अंदर साया घुसने के बाद उस वहाँ की लाइटें जल बुझ होने लगती हैं और उसके कंधे से भी जो रुमाल होता है वो उड़कर चला जाता है। डर का माहौल वहाँ पे बन जाता है, बच्चे भी वहाँ पे डरने लगते हैं। अगले दिन वे सारे शॉपिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। आसिफ से जब सब खुश हो जाते हैं तो वे सारे शॉपिंग के लिए जाते हैं। शॉपिंग पे जाने के बाद वहाँ पे वे साड़ियाँ खरीदते रहते हैं। साड़ियाँ देखने के बाद अक्षय लाल साड़ी देखता है और उसका मन विचलित हो जाता है। आसिफ का मन विचलित होने के बाद वह साड़ी पहनने की जिद करता है और वे जो साड़ी बेचने वाला रहता है उससे 5-6 साड़ी ले लेता है और वह जाकर पहन लेता है। साड़ी पहनने के बाद वहाँ का माहौल बदल जाता है, सब आसिफ को देखने लगते हैं और उसका ससुर भी कहता है तो हमारी बेइज्जती कराने पर तुल गया है और वह आकर उसके आसिफ के एक चांटा मारता है। आसिफ भी पलट कर उसके मार देता है। वहाँ का माहौल बदल जाता है। वे सारे वहाँ से शॉपिंग करने के बजाय वापस घर आ जाते हैं। वापस घर आने के बाद वे सब सो जाते हैं और आसिफ जो होता है वह लक्ष्मी का रूप लेकर जिसने उसे मारा था उसमें से एक आदमी को मारने चला जाता है और वह जाकर उसको मार देता है और आकर सो जाता है। अगले दिन जैसे ही आसिफ सोकर उठता है और वह नहाने के लिए जाता है तो वह वहाँ पे पूरे बाथरूम में हल्दी कर देता है
और वह हल्दी से नहाने के बाद वापस आ जाता है। उसके बाद जाके वहाँ पर एक औरत देखती है कि पूरे बाथरूम में हल्दी हो रखी है। उसने पिछली रात देखा था कि आसिफ छत पर चूड़ियाँ पहनकर बहुत खुश हो रहा था। कई सारी चीज़ें देखने के बाद वो पूरे घर वालों को बता देती है कि ये आसिफ तो बदल गया है, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, इसमें शायद कोई भूत आ गया है। इस तरह की बातें वो उसे अक्सर से कहते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर भूत आ गया। वो कहता है नहीं, इस तरह की भूत कुछ नहीं होता है। और कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। कहानी में सारा मोड़ बदल जाता है। बुर्ज खलीफा का गाना भी यहाँ पर पूरा हो जाता है और कहानी आधी हो जाती है।